दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ क्या ट्यूनिंग रखते हैं। मेरे लिए मेरे डैड नहीं है बस, वो मेरे लिए मेरे लाइफ के फर्स्ट फ्रेंड है। मैंने आँख खोला, उनका हाथ पकड़ा, से लेकर के आज तक मेरी पूरी इंटायर जो जर्नी रही है उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हेलो एंड वेलकम। मॉडलिंग एक बहुत ही ग्लैमरस करियर है और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रायपुर से क्षितिज चंद्राकर, जो कि एक मॉडल हैं, एक्टर हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। वेलकम क्षितिज। थैंक यू सो मच। क्षितिज, इंटरव्यू चालू करने से पहले मैं आपको इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं, ये इंटरव्यू उनके लिए एक गाइड और इंस्पिरेशन की तरह काम करे, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस इंटरव्यू का। ओके, तो क्षितिज, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको मॉडलिंग में करियर बनाना है और आपके हिसाब से मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग मेरे लिए एक ऐसा करियर है जिसको चूज़ करने के लिए मुझे बहुत सारे हालातों के साथ गुजरना पड़ा। ओके। मॉडलिंग बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि मॉडलिंग होता क्या है। मॉडलिंग एक ऐसा काम होता है जिसमें एक मॉडल एक लिविंग मैनिक्वीन होता है, जीता जागता पुतला। जो हम जब बाजार में जाते हैं देखते हैं कि रोड के सामने में, दुकानों के सामने में एक मैनिक्वीन पुतला होता है, या फिर हम कह सके उसे हैंगर, जो हैंगर जिसमें हम कपड़े डालते हैं। ट्रू। जब किसी भी मैनिक्वीन में हम कपड़े डालते हैं या हैंगर में कपड़े डालते हैं तो उसे ये नहीं देखा जाता है कि मैनिक्वीन कैसा है, देखा जाता है कि उसके ऊपर रखा हुआ कपड़ा कैसा है। ओके। तो मॉडलिंग का जॉब जो होता है मॉडल के लिए बिल्कुल उसी तरह होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि लिविंग मैनिक्वीन जो होता है, जो कि मॉडल, वो एक्सप्रेस करता है अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से वो कम्युनिकेट करता है। ट्रू ट्रू। वो बनती है मॉडलिंग। ओके। और आपको कब रियलाइज़ हुआ कि मॉडल बनना है? ऐसा क्या हुआ आसपास, उस किस एज में रियलाइज़ हुआ कि मॉडल बनना है? मुझे रियलाइज़ करने के लिए खुद को बहुत वक्त लगा। मैं जब कॉलेज में था, आज से 5 साल पहले, छोटे छोटे कंपटीशन होते थे, फैंसी ड्रेस जो होते थे, या फिर जो रैम्प शो जिसको बोलते हैं, उस टाइप के होते, जो इंटर यूनिवर्सिटी होते थे। ओके। इसमें एक इवेंट था आज से 5 साल पहले, 2016 में, रिलायंस ट्रेंड की तरफ से, ओके। उड़ीसा में। उस शो में मैं गया हुआ था अपने सीनियर को चीयर करने के लिए। छोटा सा लड़का था मैं, संडे का दिन था। संडे के दिन में किसी भी लड़के को बोलो हॉस्टल से सुबह 7 बजे जाए, सीनियर है इसलिए जाना पड़ा। वहाँ गए तो देखे कि बहुत सारे लोग आए थे, 500 लोग थे, और पार्टिसिपेंट कुछ 200 के आसपास थे। मेरे सीनियर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मेरी ड्यूटी ये थी कि उनके साथ रहना, चीयर करना। अचानक से जब लाइनअप हो रहा था, उन 200 कैंडिडेट में एक नाम मेरा भी आया। मेरे सीनियर ने मुझे मुस्कुरा करके दिया, उनका नाम रोहित था। उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारा नाम भी दिया है। ओह ग्रेट। मैं डर गया। अभी एक छोटा सा लड़का जिन्होंने कभी कैमरा नहीं देखा है, कभी रैम नहीं देखा है, अभी इतने ऑडियंस को नहीं देखा जो आपकी तरफ देखे। मैं बोला चलो जो होगा देखा जाएगा। चढ़ गया स्टेज में। 30 फीट का महज वो स्टेज था, रैम था। 30 फीट में मैं 10 फीट में आकर के रुक गया। मैं रुका, खड़े हुआ, तो लोगों को लगा ये पोज दे रहा है। जो 500 लोग थे उससे 10 मिनट पहले तक मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे। 10 मिनट बाद उनका रिएक्शन ऐसा था कि ये कौन है, क्या कर रहा है। सब तालियां बजा रहे थे। और वो 10 फीट के बाद जो 20 फीट की दूरी मैंने तय की ना, मुझे लगा कि नहीं, ये वो फीलिंग है जिस चीज की इंतजार मैं इतने सालों से कर रहा था। वो कैमरे का फ्लैश जो आ रहा था, लाइट जो आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, वो ऐसा लगा कि हाँ मैं इसी के लिए बना हूं। लेकिन लाइफ उतनी इजी नहीं होती। सही बात है। तो वो इवेंट पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन था। एक वो इवेंट था, उसने मुझे अंदर से एहसास दिलाया कि हाँ ये ग्लैमरस मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करने के लिए 1.5 से 2 साल लगा। क्योंकि इस जर्नी में मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए थे। मेरे जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, डायरेक्टर थे, डीन थे, मेरे डैड, उन्हें बहुत मज़ा आता था मुझे ऐसे देख करके। मुझे डर लगता था। डर ये लगता था कि लोग क्या कहेंगे जब जाने में मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। गुड। सो अभी तक का सफ़र कैसा रहा? उस इवेंट के बाद से लेके ऑलमोस्ट 5 इयर्स आपको काम करते हुए हो गए। हाउ इज़ दिस जर्नी? मेरे लिए वो जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी।
क्योंकि वो इवेंट जो मैंने अभी बताया, उस इवेंट के बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आई। मेरे डीन ने मुझे स्पेशली बुलाया, क्षितिज आप आओ, हम चाहते हैं कि आप इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करिए। और लकली मैं उसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने पैसे दिए मुझे कोरियोग्राफर बुला करके ट्रेन करने के लिए, और मैं इवेंट जीता। तो बैक टू बैक मैंने 50 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैंने 39 के आसपास मैंने इवेंट जीता, अमेजिंग। जो कि इंटर यूनिवर्सिटी था, मॉडलिंग नहीं था। ओके। मेरे इस प्रोग्रेस को देख करके इस बीच में कहीं ना कहीं मीडिया हाईलाइट मिलता था, लोग बातें करते थे कि हाँ एक स्टूडेंट है जो मॉडलिंग कर रहा है। मैंने इस बीच में धीरे धीरे ये देखा कि हाँ इसमें क्या करना होता है, तो धीरे धीरे वो स्किल डेवलप करना चालू किया कि मुझे कैसे रैम में उतरना है, कैसे पोस्ट करना है। लेकिन अब तक सिर्फ मैं एक ही चीज़ को कर रहा था, वो रैम में चलना। मेरे डैड ने मुझे बुलाया, क्षितिज अब तक हमने देखा है तुम्हारे जितने कंपटीशन रहे यूनिवर्सिटी में बहुत ही तुम्हारे फेवर में आए हैं, क्यों ना इसे प्रॉपर प्रोफेशनल टच दिया जाए। पेरेंट का सपोर्ट था? पेरेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट था। तब मैंने प्रॉपर मिस्टर दिल्ली में गया, मिस्टर दिल्ली में टॉप 25 में आया, 25,000 लोगों में। उसके बाद मिस्टर कलकत्ता में गया, वहाँ मैं टॉप 10 में आया, बेस्ट वॉक का मुझे अवार्ड मिला। मैं मिस्टर उड़ीसा भुवनेश्वर बना। वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई, लेकिन तब तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था मॉडलिंग क्या होता है। मेरी फर्स्ट जो शुरुआत हुई, जो डेब्यू हुआ, वो हुआ कलकत्ता में 2017 में, जब मैंने जाना कि हाँ ये जो हम अब तक कर रहे थे वो फैशन शो था। एक्चुअल में जो मॉडलिंग है, इसमें अर्न कैसे करना है, इसमें परफॉर्म कैसे करना है, वो मैंने जाना कलकत्ता जाकर। यहीं से मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा क्षितिज, कि जब हम लोग देखते थे मॉडलिंग तो वो रैम्प वॉक ही समझ में आता था, या कोई पिक्चर देख रहे हैं किसी ब्रांड का वो प्रमोट करते हुए देख रहे हैं, हमको मॉडलिंग वही समझ में आती थी। क्लियर। बट मुझे लगता है कि बहुत हर फील्ड में बदलाव आए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ अब मॉडलिंग में शायद बहुत ज़्यादा हैं, जो आज से 10 साल या 15 साल पहले नहीं थी। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? जो बच्चा आज डिसाइड करे कि मुझे मॉडलिंग में करियर बनाना है, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? आज से 5 साल पहले जब मैंने मॉडलिंग चालू की थी, उस वक्त मॉडलिंग एक ऐसा वर्ड था, लोग सुनते ही डर जाते थे कि ये ऐसा फील्ड है जिसमें ना जा करके बिगड़ जाओगे, ग्लैमरस दिखता है, इसमें ड्रग्स है, इसमें फिर बोल्ड शूट होता है, फिर इसमें बहुत सारी अफवाहें उड़ती है। लेकिन जब मैं मॉडलिंग में गया तो बोलते हैं ना, हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। मॉडलिंग में ऐसा नहीं है। ओके। बिल्कुल नहीं है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी तरह से ये कहावत है। मॉडलिंग में बहुत सारे जॉनर हैं जिसमें मॉडलिंग होती है। मॉडलिंग सिर्फ एक ही चीज़ से टिका हुआ होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट का वैल्यू एड करना आना चाहिए, तो आप मॉडलिंग कर सकते हैं। जो आप बोल रहे हैं बहुत सारे जॉनर हैं, बहुत सारे जॉनर हैं। बता सकते हो कि 1 2 3 4? जैसे हम बात करते हैं कमर्शियल मॉडलिंग की, ई कॉमर्स जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ई कॉमर्स में जो आते हैं, जो मंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, जो डेली जो ऑनलाइन जो स्टोर होते हैं जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, राइट, वो सबसे ज़्यादा चलने वाले में है। उसके बाद होती है एडिटोरियल मॉडलिंग। फिर मैगजीन के लिए आते हैं, प्रिंट शूट्स होते हैं, रैम शोज होते हैं, पार्ट्स मॉडलिंग होती है। मैं पार्ट्स मॉडलिंग काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ। पार्ट्स मॉडलिंग का मतलब ये होता है किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से मॉडलिंग करना। कैन यू जस्ट एलैबोरेट मोर ऑन दिस? ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और लोग बहुत कम जानते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सिर्फ बियर्ड के लिए किया है, हेयर के लिए किया है। एक वक्त था जब मेरे जो बाल होती थी वो शोल्डर से नीचे होती थी मेरी, तो बहुत सारे ऐसे शूट हैं जो मेरे पीछे से हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो हेयर कलर के लिए, हेयर सीरम के लिए जाते थे, जिसमें लगता था कि ये बाल लड़की के हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे चीज होते थे जिसमें मेरे नेल्स जाते थे, थोड़े पिंकिश से हैं, लंबे से हैं, तो बिल्कुल उनको पता नहीं चलता था कि ये लड़के के हैं कि लड़की के हैं। ज्वेलरीज के लिए मैंने ज्वेलरीज के लिए बहुत ज़्यादा किया, ऑर्नामेंट्स के लिए, वॉचेस के लिए। इसमें हमारे बॉडी के सिर्फ इतने पार्ट्स हैं, या आँखों के हैं, आईलाइनर है, सुरमा है, काजल है, तो उसमें सिर्फ हमारी आईज दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि कोलगेट का एक ऐड है, कोलगेट का ऐड सिर्फ टूथपेस्ट है, उसमें पूरी बॉडी नहीं दिखानी है। आप उनके पैकेट में देखेंगे स्माइल नजर आएगी, सिर्फ इतना हिस्सा पार्ट्स मॉडलिंग है। शूज में हम देखेंगे उसमें सिर्फ फिट नजर आएंगे, वो पार्ट्स मॉडलिंग है। ओके। एंड इस करियर को लेके ना बहुत सारे मिथ्स भी हैं।
एक मिथ है कि भैया बहुत मेल, अगर मॉडलिंग की मैं बात करूं तो बॉडी बहुत मस्कुलर होनी चाहिए, लुक्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए, ये एग्जैक्टली ऐसा है या सिर्फ मिथ है? ये कंप्लीटली मिथ है। मॉडलिंग के लिए आपको एक कला आनी चाहिए। कैन यू कम अगेन? मॉडलिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक कला आनी चाहिए। कला आनी चाहिए। हाँ, कला, ये बहुत जरूरी है। Okay. कला ये है कि आपको अपने पास रखे हुए प्रोडक्ट की वैल्यू एड ऑन करना आना चाहिए। Okay. ये मैटर नहीं करता आप मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं। अच्छा। बात यह है कि हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, हम उस वक्त साइकोलॉजिकली उस प्रोडक्ट को देखते हैं कि उस इंसान के रखा हुआ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम शर्ट की बात करें, एग्जैक्टली। शर्ट एक इंसान पहना हुआ है, हम ये देखेंगे कि उस इंसान में वो शर्ट कितना अच्छा लग रहा है। जो क्लाइंट होते हैं वो इमेजिन करते हैं कि हम भी वैसे दिख रहे हैं क्या उस शर्ट को पहनने के बाद। तो बहुत बार ये होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि अच्छे दिखने वाला इंसान मॉडलिंग कर सकता है, ये गलत है। लेकिन एक बात और सच है ये कि मॉडलिंग की अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे फिटनेस मॉडलिंग, बॉडी बिल्डिंग, रैम शोज। डिजाइनर के लिए जो मॉडल्स आते हैं वो स्पेशली सिर्फ उनके कपड़े डिजाइन होते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर एक फिगर होता है। तो हर एक जॉनर के लिए एक रिक्वायर्ड मेजरमेंट है, जो मेजरमेंट दूसरे में फिट नहीं, ओवरलैप नहीं करता है। जो एक बिकनी मॉडल है उसकी जो पॉस्चर होगी, उसकी जो बॉडी फीचर्स होगी, कर्वी होगी। लेकिन जब हम बात करें एक रैम्प वाले की, रैम में वो एकदम स्लिम बॉडी होगी। हम फिटनेस मॉडलिंग में बात करेंगे, फिटनेस मॉडलिंग में बॉडी अच्छी खासी मस्कुलर होगी, लीन होगी, एथलेटिक होगी, कर्व्स दिखेंगे। लेकिन अब वही हम बात करें एथनिक मॉडलिंग की, एथनिक में बॉडी अगर बहुत मस्कुलर होगी तो कपड़े बेकार दिखेंगे। तो पूरा टारगेट ये रखता है कि हम जिस प्रोडक्ट को पकड़े हैं वो प्रोडक्ट अच्छा दिखना चाहिए, मॉडलिंग हो जाएगा। राइट क्षितिज, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे अभी तक। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी भी व्यक्ति को रियलाइज़ हो कि मुझे मॉडल बनना है, अब वो 10th में भी हो सकता है, 12th में हो सकता है, आपके केस में जैसा कॉलेज में हुआ वैसा हो सकता है, और अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मॉडल्स ऐसे आ रहे हैं जिनको 40-45 की एज में रियलाइज़ होता है और वो अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब भी मुझे रियलाइज़ होगा कि मुझे मॉडल बनना है, उसके बाद एक रोड मैप की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे मैं उस सक्सेस तक पहुँचूँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो रोड मैप में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अगर मैं स्टेप्स बोलूँ कि नंबर 1 ये करना है, नंबर 2 ये करना है, नंबर 3 ये करना है, तो वो क्या रोड मैप बनाना चाहिए उन बच्चों को, क्या क्या करना चाहिए उसके लिए? बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि मॉडलिंग करने के लिए आपको एज की ज़रूरत नहीं है। मॉडलिंग जो चालू होती है वो छोटे बच्चे जो जो नए नए पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, वहाँ से चालू होती है ओल्ड एज तक। जैसे अगर आपको साड़ी की ऐड करनी है तो उसमें मैच्योर लेडी की ज़रूरत रहेगी। आपको अगर बच्चों के लिए सेरेलैक का है तो उसमें छोटे से बेबी का रहेगा। तो मॉडलिंग जो होता है हर एक एज का होता है, लेकिन इसमें जो प्रीमियम एज जो बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्लैमर होता है, कपड़े जिनके ज़्यादा बिकते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, वो होती है 15 से लेकर के 30 एज सेगमेंट के लिए। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं अपनी मॉडलिंग वर्ल्ड में। इंसान को जब रियलाइज़ होता है कि वो मॉडलिंग कर सकता है तो सबसे पहले उन्हें ये पता करना चाहिए कि इसके लिए वो सूटेबल है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि मॉडलिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि हम कभी भी कोई भी ऐड देखते हैं, वो ऐड महज 30 सेकंड का, 10 सेकंड का, या फोटो जो आता है एक पिक्चर दिख रही होर्डिंग में, बस उतना नहीं होता है। उसके पीछे एक लंबी जर्नी होती है, बहुत लंबे क्रू के साथ काम करना पड़ता है। जैसे एक होर्डिंग लगा हुआ है, उसमें मिनिमम 20 से 30 अलग अलग प्रोफेशन के लोग आते हैं, जो आर्ट डायरेक्टर है, सिनेमेटोग्राफर है, फोटोग्राफर है, फैशन डिज़ाइनर है, स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, स्पॉट बॉय है, कैमरामैन है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं। इस मॉडलिंग वर्ल्ड में आपको अगर एज अ मॉडल काम करना है तो सबसे पहले आपको किसी एक अच्छे एजेंसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो एजेंसी आपके लिए ये हेल्प करती है, वो आइडेंटिफाई करती है कि आप एक पैकेज है, एक प्रोडक्ट है, उस पैकेज को हम कैसे मार्केट में शोकेस करें कि उसके पास रखी हुई प्रोडक्ट की वैल्यू एड ऑन हो।
इसका स्टेप 1 है कि ये स्टेप मुझे 1 है, कि हाँ। भाई किसी एजेंसी के पास जाया जाए और उनके साथ शेयर किया जाए मुझे मॉडल बनना है, फिर वो हमको हेल्प करेंगे। इज इट व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, ये बहुत सिंपल और इजी स्टेप होता है, जिसमें हम डायरेक्टली किसी कंपनी को जाके अप्रोच करते हैं जो कि मैन हंट करते हैं, या मॉडलिंग एजेंसी होती है जो मॉडल्स को रिक्रूट करती है। इसमें लेकिन बहुत बार दिक्कत ये होता है कि लोगों के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम वहाँ तक जाएं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदल रही है, आज से 5 साल 10 साल पहले थोड़ा हार्ड था, लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया कि सारे जो जॉनर हैं, चाहे प्लस साइड मॉडलिंग की बात करूं, या मैच्योर मॉडलिंग बात करूं, या टीनेज मॉडलिंग की बात करूं, या फिर नॉर्मल एज वाली की बात करूं, ये सब एक साथ मिलकर के अभी वो जो टैबू होता था उसको तोड़कर एक साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मॉडलिंग एजेंसी में जाइए। मॉडलिंग एजेंसी में वो आपको एक ट्रेनिंग देंगे। मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा, कैसे कांटेक्ट करें कोई बच्चा उन मॉडलिंग एजेंसीज को? मतलब अगर जैसे आप स्मॉल टाउन है, हाँ, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता होंगी ऐसी एजेंसीज की हैं, रायपुर हाँ जैसे है, शहरों रायपुर में में है, है। रायपुर में। तो क्या ये सिर्फ बड़े शहरों में एजेंसीज होती हैं या छोटे शहरों में भी मिल जाएंगी, और उनको कांटेक्ट कैसे किया जाए? बिल्कुल, अगर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इंडिया में मोर देन 100 प्लस मॉडलिंग एजेंसी है जो कि बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं जैसे टाइम्स ग्रुप का है, या फिर एलाइट ग्रुप का बात करूं, या तो फिर मार्क रॉबिन्सन की बात करूं, या मैं ग्लेडरेक्स की बात करूं, ऐसे काफ़ी सारी एजेंसी है जो कि बहुत पॉपुलर है। आपको एक सिंपल सा स्टेप करना है, गूगल में जा करके अपने नियर बाई मॉडलिंग एजेंसी को सर्च करना है। ओके, ये थोड़ा सा हार्ड जरूर है, obviously। लेकिन इजी है। इसमें क्या होगा कि आपको वैसे एक पूरा क्रू मिल जाएगा, और आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस मिल जाएगा। 100%। खुद एक्सप्लोर करने से बेटर है कि आप इनके साथ काम करना बहुत कॉस्टली होता है क्या? क्योंकि हाँ, ये भी सुना है, मिथ है या हकीकत है, ये आप बता पाएंगे कि मॉडल बनने तक के सफर में पैसा बहुत खर्चा होता है। कमाई तो होती है बाद में, बिल्कुल, बट पैसा भी खर्चा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दो तरीका है इसमें जो पैसा खर्च होता है। एक, आप मॉडलिंग एजेंसी के पास जाएंगे तो वो आपको ट्रेन करेंगे, Exactly। या फिर आप एज अ फ्रीलांस जाना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको किसी अच्छे सिनेमेटोग्राफर या फोटोग्राफर के पास जाना होगा, जहां आपको आपकी प्रोफाइलिंग करनी होगी। तो ये भी एक तरीका है। किसी भी फोटोग्राफर के पास आप जब जाते हैं तो वो आपकी पोर्टफोलियो बनाता है। पोर्टफोलियो में बता देता हूँ, पोर्टफोलियो जो होता है 2 टाइप का होता है। एक आपकी प्रोफाइलिंग होती है जिसमें डिटेल वाइज आप क्या क्या काम किए वो चीज़ बताया जाता है। दूसरा होता है प्रोलाइट्स। प्रोलाइट्स में ऐसा होता है कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी मेजरमेंट, अलग अलग प्रोफाइल, जैसे लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, सेंटर प्रोफाइल, क्लोजर प्रोफाइल, ये डिटेल में पिक्चर्स होते हैं। ओके। तो ये जब पोर्टफोलियो हमारी बनती है तो इस बीच में पहले क्या होते थे, जो फोटोग्राफर थे वो हमारी ट्रेनिंग कराते थे। हाँ, अभी एजेंसी आ गई है, पहले भी थी, पहले। लेकिन ये एक फोटोग्राफर का एक बहुत बड़ा जॉब होता है। ओके। वो एक मॉडल को कैसा कैमरे के सामने पेश करे और कितना इजीली उसको फ्री करे। सो ये स्टेप 1 हो गया, या तो मैं एजेंसी के पास जाऊं या फोटोग्राफर से मिलके पोर्टफोलियो डेवलप बिल्कुल। कराऊं, राइट? व्हाट शुड बी स्टेप 2, 3 एंड 4? जब आप फोटोग्राफर या एजेंसी के पास जाते हैं तो वो आपकी ट्रेनिंग चालू करते हैं। तो ट्रेनिंग कैसी होती है, आपको अलग अलग आर्टिस्ट से मिलाया जाता है उस वक्त। ओके। क्योंकि आपको डायरेक्ट काम देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। मैं आपको दे दिया, सर ये मोबाइल है, आप इसको ऐसे करो कि इसकी वैल्यू ऐड ऑन हो जाए। उसको तो ट्रेनिंग है ही नहीं कुछ। फिर आप बोलेंगे मुझे थोड़ा बताइए कैसे करना है। तो वैसे ही वो एजेंसी होती है और जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, और आर्टिस्ट जो आते हैं जैसे सिनेमेटोग्राफर है, मेकअप आर्टिस्ट है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर, स्टाइलिस्ट है, उनके साथ आपको काम कराते हैं। एक छोटा सा पीरियड होता है ट्रेनिंग का। कुछ कुछ जगह में 1 दिन का होता है, कुछ कुछ जगह में महीनों चलते हैं, कुछ कुछ जगह में सालों चलते हैं, जहाँ आपको प्रोडक्ट के साथ फेमिलियर करा जाता है और अलग अलग वैरायटी की आपकी शूट्स की जाती है। जैसे मैंने जो अपनी शुरुआत की थी, बहुत ज़्यादा, इतना जैसा बाहर आसान दिखता है वैसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ ब्यूटी वाला है, मैं इसे बोलूँगा सिर्फ ब्यूटी नहीं, इसमें ब्रेन बहुत लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और आप जितना ज़्यादा इस चीज़ में समझ जाएंगे ईजिली कि कैसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए आपको बोलना नहीं है, मैंने जो कहा स्टार्टिंग में, आंखों से और एक्सप्रेशन से करना है आपको। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सो स्टेप 2 इज ट्रेनिंग। स्टेप 2 इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जैसी होती है, ट्रेनिंग में हम लोगों से मिलते हैं, उसके बाद हमारी प्रोफाइल रेडी होती है।
अलग अलग चीज़ों में, जैसे एथनिक में बन रहा है, स्पोर्ट्स में बन रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वॉचेस हैं, शूज़ हैं, स्पोर्ट्स वेयर में बन रहा है। तो हमारी एक अलग अलग डिटेलिंग होती है। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स में अपने पोर्टफोलियो बनाए थे। ओके। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त मुझे ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ा था। आज के डेट में जब हम इस टाइप की पोर्टफोलियो बनाते हैं जो 20,000 से लेकर के 20 lakhs तक जाती है, क्योंकि इसमें पूरा ये रहता है कि जो उसमें इन्वॉल्व होने वाले जो क्रू हैं, हाँ। उनकी नॉलेज क्या है, वो आपको क्या नॉलेज दे रहे हैं और वो क्या कॉन्टेक्ट देने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा बिजनेस जो होता है कनेक्शन से चलता है कि आप किन से सीखे हैं, क्या कर सकते हैं और आप कहाँ जाने वाले हैं। ग्रेट। सो अब ट्रेनिंग हो गई, पोर्टफोलियो तैयार हो गया, आपका जॉनर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, काम कैसे मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा टास्क है, काम ढूंढना। काम ढूंढने के लिए 3 स्टेप होते हैं। या तो आप मॉडलिंग एजेंसी के ऊपर आप पूरे डिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है, वही आपकी जो पोर्टफोलियो प्रोफाइल को सारे जो क्लाइंट्स हैं, एड एजेंसी वाले हैं और जो कंपनी वाले हैं जिनको ज़रूरत है, वो उनको प्रेफरेंस के लिए देते हैं, सेंड करते हैं। या फिर जो दूसरा स्टेप होता है एजेंट्स पे। ओके। जो एजेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं क्लाइंट्स को। ओके। जैसे आपकी एक ब्रांड है, उस ब्रांड के लिए आपको चाहिए, तो ये जो एजेंट होते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन होता है कि इस ब्रांड की कब शूट होने वाली है, तो वो रेफरेंस देते हैं। तो इसमें कभी ना कभी क्या होता है, हम किसी एजेंसी में जब इनरोल होते हैं तो हमें कुछ परसेंट देना पड़ता है। जब मैं स्टार्टिंग में था तो मुझे 30% देना पड़ता था। कुछ कुछ जगह में होता है कि आप फर्स्ट सेकंड शूट पूरा पैसा ले, थर्ड शूट का पूरा पैसा उन्हें दे। तो अलग अलग क्लॉज होते हैं। डेफिनेटली दे विल चार्ज सर्विस, हाँ, क्योंकि वो आपकी पूरी वो टीम को मैनेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थर्ड इसमें ये होता है कि आप अपना खुद का क्रू बनाएं, जो कि बहुत रिस्की होता है, फ्रीलांस होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको मार्केट समझना होगा पहले, तब जा करके आप उन्हें अप्लाई करेंगे। तो अच्छा, और एक और बात, इनिशियल एक बार काम मिलने में शायद चैलेंज होता है, या आपको काम मिलना चालू हो गया और ये बाद में अपने आप मिलने लगता है, या तब भी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं? जब हम बात करते हैं मॉडलिंग की, सर इसमें ऐसा है कि हर दिन हमें कोशिश ये करना पड़ता है कि जो आने वाला अगला दिन है उसमें हमारे पास काम है। क्योंकि जो ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है बाकी प्रोफेशन से। चल के काम आता है कि नहीं आता? अपने आप से आता है काम? अपने पास आएगा काम आपका, आपको जाना भी पड़ेगा। लेकिन ये है कि आपको मार्केट से ट्यूनिंग रखना पड़ेगा। क्योंकि हम जॉब की बात करेंगे तो जॉब में ऐसा होता है कि आपके पास एकदम टिपिकल टाइम जो रहता है 7 to 5, वो आपको जाना पड़ेगा, बॉस रहेगा, क्रू रहेंगे, वो फिक्स रहते हैं। लेकिन हमारे प्रोफेशन में, सिर्फ हमारे नहीं, जितने भी आर्टिस्ट, जो जितने भी लोग हैं, चाहे म्यूजिक वर्ल्ड में बात करें या तो हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, इसमें हर दिन आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कि काम आए। काम लाने का भी बहुत एक तरीका होता है कि आपको मार्केट में बना के रखना है, अपनी प्रोफाइल को चलाते रहना है। और बहुत बढ़िया, मतलब आपने हर स्टेप्स को बहुत डिटेल में समझा। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग मॉडल्स। एक और मिथ है क्षितिज कि जो स्पैन ऑफ करियर है मॉडलिंग का, वो बहुत छोटा होता है, 4-5 साल 6 साल। इज इट ट्रू? बिल्कुल ट्रू है, लेकिन मैं इसको आधा सच कहूँगा। अच्छा, आधा सच इसलिए कहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि टीनेज मॉडलिंग होती है, चाइल्ड मॉडलिंग होती है, मैच्योर मॉडलिंग होती है, गोल्डन एरा की मॉडलिंग होती है, प्लस साइज होती है। तो होता यह है कि ना, जैसे जैसी आपकी जो बॉडी होती है और एज ट्रांसफॉर्म करता है, तो वैसे वैसे प्रोडक्ट भी चेंज होते हैं, प्रेफरेंस चेंज होते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे रहेंगे तो एक ग्राहिक बॉटल होता है, हाँ, जॉनसन बेबी का होता है। ये छोटे बच्चे जो रहेंगे 1 साल 1.5 साल 2 साल तक के लिए रहेंगे। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, तब वो गारमेंट्स में जाएगा, बेबी सूट हो गया उसमें जाएगा। थोड़ा बड़ा हो गया तो वो थोड़े यंगस्टर वाले, टीनेज वाले कपड़े हैं उसमें जाएगा, उसकी मॉडलिंग करेगा। थोड़ा और बड़ा हो गया तो ऑफिशियल लुक है, एथनिक वेयर है, उसमें जाएगा। थोड़ा और बड़ा हो गया तो ओल्ड एज मॉडलिंग में जाएगा। तो ये जो होता है कि ट्रांसफॉर्म करना अपनी प्रोफाइल को, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, हर आर्टिस्ट नहीं कर पाता। इसके चलते वो एक लंबे दौर से पीछे हट जाता है। इसलिए लोगों को ये लगता है कि इसकी जो दूरियां है ना, वो बहुत ज़्यादा दूर चलने वाली नहीं है करके। एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि ऑडियंस उस फेस को लेकर के बोर हो जाती है। ओके, सही बात है।
क्योंकि हर बार सेम प्रोडक्ट के लिए सेम चेहरा दिखेगा, तो किसी भी एक चेहरे का एक सर्टन मतलब पीरियड में एक एक्स फैक्टर होता है, उसके बाद कम हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैंने भी किया था, कभी शोल्डर लेंथ लॉन्ग हेयर रखा, कभी आर्मी लुक रखा, क्लीन शेव रखा, तो लॉन्ग बियर्ड रखा। तो हमेशा हम चेंज करते हैं ताकि हमारे क्लाइंट्स बोर ना हों। एग्जैक्टली। और हर प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट? इस प्रोफेशन में कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है कि एक आदमी एक सक्सेसफुल मॉडल बन पाए? जब मॉडलिंग की बात करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप मेंटली जितने फिट हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, हम ये देखते हैं कि सामने वाला इंसान उसमें कितना हेल्दी नज़र आ रहा है, कितना एक्टिव नज़र आ रहा है, कितना इंस्पायर कर रहा है। जैसे एक रिबॉक का ब्रांड है, उसमें एकदम थका हुआ इंसान ऐसे रहेगा जो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, वो शूट करेगा तो कोई खरीदेगा नहीं उसे। तो चेहरे पे दिख जाती है मेंटल फिटनेस, पूरी दिखती है, पूरी दिखती है। आप कितने भी सिक्स पैक वाले क्यों ना हो, लेकिन एक्सप्रेशन आपके उतने डल रहेंगे ना, तो ये कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा दिक्कत ही होता है कि शूट से पहले दुनिया की सारी दिक्कतें वो एक तरफ, शूट करते वक्त आपके चेहरे में, आपके एक्सप्रेशन में वो चीज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपका सिर्फ फेस देखेगा, आपकी स्टोरी नहीं देखेगा। तो मेंटल फिटनेस एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसमें लोग बोलते हैं कि पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इस पे आने ही वाला था। प्लीज कैन यू एलैबोरेट मोर ऑन दिस? लोग कहते हैं कि सिर्फ अच्छे दिखने से हो जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन आपको एक डिसिप्लिन देता है और मार्केट को समझने के लिए एक थ्योरेटिकल नॉलेज देता है। क्योंकि अगर मुझे किसी से कनेक्शन बनाना है, जो कि एक छोटी बात नहीं होती है, नहीं। 1 से 2 से 3 से कनेक्शन बना सकते हैं आप, लेकिन इंटेलेक्चुअली आप उतने स्ट्रांग नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अलग अलग क्लाइंट से मिलना है, आप क्या बातें कर रहे हैं, किस चीज़ों में बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मॉडलिंग करते हैं, हमारे सिर्फ पिक्चर्स नहीं जाते। एग्जैक्टली। पिक्चर से पहले जो स्टोरी होती है, हम इतने लोगों से मिलते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। एक अनएजुकेटेड लड़का जो 6-7 तक पढ़ाई किया है, एक किसी मैन्युफैक्चरर से बात करता है जो कि कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग करके आया कोई बड़े इंस्टीट्यूट से, तो उनकी दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए। वो जब तक मैच नहीं होगा तो इंसान आपको कास्ट नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल में भी आप स्ट्रांग हो। और मैं तो ये कहूँगा कि मैंने बाय क्वालिफिकेशन बिजनेस मैनेजमेंट किया है। बिजनेस मैनेजमेंट का अर्थ ये होता है कि कैसे भी करके अपने बिजनेस को मैनेज करना। वो पढ़ाई मुझे मेरे प्रोफेशन में बहुत हेल्प कर रही है। मेरे लिए मेरा जो बिजनेस है, मेरा फेस है, मेरे फीचर्स हैं, मेरी स्किल है, उसको मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। अमेजिंग। सो मेंटल फिटनेस, एजुकेशन, और क्या स्किल्स की ज़रूरत है? इसमें एक बहुत अच्छी स्किल ये है कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। Can you elaborate with examples? क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल अप्रोच से नहीं चलता, आर्टिस्टिक होना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, जैसे आपको अतरंगी से कपड़े बहुत बार देखे होंगे, जो रैम शो में कुछ ऐसे कपड़े आते हैं, लोगों का सवाल होता है ये कपड़े से बनते हैं, पहनता कौन होगा? वो इंस्पिरेशन के लिए बनते हैं। क्योंकि हमारे वर्ल्ड में, जैसे ये मैंने जो गारमेंट पहना है, ये खादी का है, ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हुआ है। इसको समझने के लिए आपको उतना क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आप उतने क्रिएटिव नहीं होंगे ना तो इसकी वैल्यू को एड ऑन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फिटनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिटनेस जितने एक्टिव रहेंगे, जैसे मैं कॉमर्शियल मॉडलिंग करता हूँ, हमें एक दिन में कम से कम 100 से 150 कपड़े शूट करने पड़ते हैं। बाप रे। मतलब अगर एक कपड़े अगर मैं 3 से 4 मिनट में कर रहा हूँ, क्योंकि एक कपड़े के लिए आपको 10 स्टैंडर्ड पोज देना पड़ रहा है, सपोज अलग अलग प्रोफाइल से, क्लोजअप, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, फिर बैक से देना पड़ रहा है, अलग अलग एंगल से देना पड़ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल हम 10 शॉट दे रहे हैं एक गारमेंट की, 100 कपड़े हैं, मतलब कितना 300 मिनट लगा। कंटिन्यूस तो करेंगे नहीं, थोड़ा रुक के करेंगे तो मिनिमम 4 से 5 घंटा लगा। बड़े बड़े कैमरे हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, पूरी फोकस आपके ऊपर है और आप खड़े होके कर रहे हैं, तो उस वक्त फिटनेस आपका अच्छा नहीं रहेगा। तो आप 6 घंटे 7 घंटे, मैंने 10-10-12 घंटे काम किए हैं, तो आप उतने एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे।
ये बहुत टफ जॉब है मॉडलिंग। लोगों को दिखता अच्छा है कि वो पिक्चर्स आ गया है, कितना ग्लैमर है, लेकिन वो सिर्फ एक पिक्चर नहीं होता। अगर मैंने 100 गारमेंट में किए हैं, मतलब 1000 पिक्चर्स मैंने दिए हैं एक दिन में, और ऐसे हमें डेली काम करना पड़ता है। तो उसमें डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो क्षितिज, हर प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, राइट? आपको भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। बहुत ज़्यादा। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और आपके हिसाब से जो लोग बनाना चाह रहे हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ताकि वो तैयार तो रहे कि यार ये चैलेंज आएगा, मैं इसको ओवरकम कर पाऊँ? बिल्कुल सर, हम इस प्रोफेशन में एक बहुत पेटेंट डायलॉग बोलते हैं, नो मैटर हाउ गुड यू आर, यू कैन बी इजीली रिप्लेस्ड। कैन यू कम अगेन प्लीज? ये ज़रूरी नहीं आप कितने बेहतर हैं, कितने प्रभावशाली हैं, कितने स्किल्ड हैं। जैसे ही आपने काम चालू किया, दूसरे दिन एक इंसान आएगा आपको रिप्लेस करने के लिए। तो हर दिन जब हम घर से निकलते हैं सुबह शूट करने के लिए, रात को आते आते हम ये सोचते हैं कि कोई दूसरा हमें आके रिप्लेस ना कर दे। तो इसमें मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मैंने पहले भी बोला, मेंटल चैलेंज ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें उस एक बहुत स्पीड से चल रही दौड़ में बने रहना है। दूसरा कि हमारे जो इंटरनल जो प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, हमारी वर्क में नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि मेरी वजह से किसी ब्रांड की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बियर्डो के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे बियर्ड दिखाना है, उसमें बियर्ड ऑयल है, बियर्ड सीरम है, एक क्लासी लुक आना चाहिए। एकदम थका हुआ इंसान दिखाऊंगा, इसको आप लगाइए, वैल्यू गिर जाएगा उस कंपनी का। मुझे उतना एनर्जेटिक दिखना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको इंटरनली कैसे फिट रखना है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अलग अलग कारनामे करने पड़ते हैं। जैसे अगर मुझे एक शॉट देना है जिसमें सनराइज हो रहा है पहाड़ में, वो लुक आना चाहिए, हमें पहाड़ में जाना पड़ेगा, सुबह सुबह 4 बजे जाना पड़ेगा, और वहाँ वो शॉट को लेना पड़ेगा। तो इसमें जो पिक्चर जो आती है वो बहुत वाव होती है, दिखने में बहुत ही ग्लैमरस लगती है, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी होती है ना, बहुत स्ट्रगलिंग वाली होती है। क्योंकि पूरी क्रू को लेके जाना है, उतना एफर्ट डालना है। हम सिर्फ एक शॉट के लिए मैंने एक शॉट किया था जिसमें हम तितलियों के साथ ले रहे थे। वो तो अलग है, हम अलग हैं, हम कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते कि हम बोल रहे हैं आप रुकिए करके, तो वो बार बार उड़ जा रहा था। एक मेरा बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था, मुझे घोड़े के साथ शूट करना था। घोड़ा बहुत मूडी था, कभी उसका मन करता था तो वो हमारे बगल में आता था, कभी मन नहीं करता था वो चले जाता था। कभी उसे खाना है, कभी बैठना है, कभी चलना है, ऐसा। तो हमें जो आसपास की जो एनवायरनमेंट में जो होने वाली चीज़ें होती है उसको अपने फेवर में लाना पड़ता है। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई मेजर चैलेंज आपने ओवरकम किया हो? सर, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे स्टेज फियर था। मुझे देख करके बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे स्टेज फियर होगा, सवाल ही नहीं उठता यार। मैं बहुत इंट्रोवर्ट लड़का था स्कूल टाइम में, काफ़ी इंट्रोवर्ट था, बहुत शाय था, और थोड़ा सा ओवर डिसिप्लिन टाइप का था। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गलती कर दूंगा तो फिर वो पूछेंगे तो एक्सप्लेन करने में मेरी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं गलती भी नहीं करता था, मतलब उतना एफर्ट नहीं कर पाता था। लेकिन ऐसा हुआ कि कभी कभी हम कुछ चीज़ों से गुजरते हैं तो हमें कुछ अपने आप को ना ब्रेक करना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है स्टार्टिंग डेज में कि मैं स्टेज में खड़ा हुआ रुक गया हूँ, लेकिन किस्मत से डेस्टिनी इस टाइप की रही है, लोगों को लगा मैं कुछ अलग कर रहा हूँ करके तो वो सपोर्ट रहा है। मुझे किसी ने एक बार बोल दिया था कि आपको स्टेज फियर है क्या? मेरे लिए, मैं थोड़ा ऐसा बंदा हूँ कि नेगेटिव से पॉजिटिव होने वाला, मैं नेगेटिव को और नेगेटिव समझ के नीचे नहीं जा सकता। मेरी अब तक की अचीवमेंट ही है कि मेरी फेल्योर के बारे में मुझे पता है, मेरे ड्रॉबैक्स के बारे में मुझे पता है, और मैं उसको मैं अच्छे से जान करके उसी में वर्क करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही है कि मुझे अपने नेगेटिव पॉइंट्स पता है। मुझे उन्होंने बोला कि आपको स्टेज फियर है, मैं बोला हाँ, अगले बार नहीं रहेगा। ग्रेट। क्योंकि जब मैं जान रहा हूँ मेरी कमियां ये हैं, उस कमियों के साथ जीना, आगे बढ़ना, ये मेरी चॉइस है।
क्षितिज, अब हम बच्चों से पेरेंट्स की तरफ चलते हैं। जब बच्चा बोलता है पेरेंट को कि मुझे मॉडलिंग करनी है, पेरेंट जनरली, आपके केस में तो सपोर्ट मिला, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस वो थोड़ा घबरा जाते हैं। उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले तो मुझे पूरा सपोर्ट मिला, ये बोलना पूरा सच नहीं होगा। मुझे साबित करना पड़ा है, हाँ, मुझे साबित करना पड़ा है कि सही मैं उस चीज के लायक लायक हूँ। True, जितने बहुत भी बढ़िया। स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर हैं, जो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं लेकिन उस प्रोफेशन के लिए सूटेबल हैं, True, तो उन्हें ये कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी आर्टिस्टिक प्रोफेशन हो, एक तो नॉर्मल नहीं होता, हाँ, क्रिएटिव होना पड़ता है पड़ता आपको। आपके अंदर जुनून होनी चाहिए किसी चीज़ को साबित करने के लिए, और वो जुनून सिर्फ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, लोगों को दिखनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि लोग सपने देखने की आप इजाज़त देते हैं, सच करने का रास्ता नहीं देते। आपको खड़े होकर के बताना पड़ता है। मैंने ये किया कि मैं जो काम कर रहा था, जब मैंने इनिशियल डेज में, मैं डरता था लोगों को बताने के लिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था लोग हंसेंगे, बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हो, किस टाइप का प्रोफेशन है, कुछ कमाओगे कि नहीं कमाओगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खुद ऐसा सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। फिर मैंने लोगों को अपना काम दिखाना चालू किया कि कैसे कैसा होता है। एक उनका एक अलग मिथ था, किस प्रोफेशन में ये चीज़ें होती, वो चीज़ें होती, तो फिर मैंने उन्हें दिखाया कि कैसे कैसे काम होता है। तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि कभी भी जो स्टूडेंट या आपके बच्चे कुछ किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, मना मत करिए, बस पूछिए कि कैसे करेंगे, हेल्प करिए कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ग्लैमरस प्लस रेपुटेड जॉब है जिसमें कंटिन्यूस अर्निंग बेसिस में आपको मिल सकती है। इसमें जो अर्निंग जो होती है वो 50 रुपीज से लेकर के 50,000 रुपीज पर गाड़ी में मिलती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रिस्पेक्ट भी है, अच्छा रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि ऐसा है कि आप किस टाइप का काम कर रहे हो, किस टाइप से दिखा रहे हो, ये भी मैटर करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो कुछ एक ऐसे लोग होंगे जो मार्केट को खराब करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से आज के डेट में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो इसीलिए स्टेब्लिश हुई है कि जो हमारे जॉनर के लोग जो मॉडल हैं उन्होंने उस ब्रांड का इमेज बनाया। अगर हम नहीं होते कहीं ना कहीं वो ब्रांड लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। क्षितिज, हमने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं जो बच्चे मॉडल बनना चाहते हैं उनके लिए। फाइनल मैसेज आप उन स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगे टू क्लोज दिस इंटरव्यू? मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ क्या ट्यूनिंग रखते हैं। मेरे लिए मेरे डैड नहीं है बस, वो मेरे लिए मेरे लाइफ के फर्स्ट फ्रेंड है। मैंने आँख खोला, उनका हाथ पकड़ा, से लेकर के आज तक मेरी पूरी इंटायर जो जर्नी रही है उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे मेरे एजुकेशन के बारे में बात करूं, या फिर मेरे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूं, या फिर मेरे किसी भी चीज़ों से रिलेटेड, मैं हर चीज़ उनसे शेयर करता हूं, क्योंकि एक डीएनए है उनका जो मेरे अंदर आया है, और पेरेंट्स से अच्छा बच्चों को कोई नहीं समझेगा। ये बात समझ आते आते बहुत वक्त निकल जाता है कि बचपन में बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं उनके माँ बाप, क्योंकि उनको समझ नहीं पाते, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि उसी पेड़ की टहनी है, जिस पेड़ ने वही लाइफ गुजरा है, उनके साथ गुजारी है। मैं उन्हें ये कहूँगा कि सबसे बेस्ट जो ट्यूनिंग करें ना वो है, क्योंकि लाइफ का सबसे सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होता है ना वो पेरेंट्स का रहता है, वो है ना तो आप पूरी दुनिया जीत जाएंगे। बहुत बढ़िया, रियली वेल सेड, वेल सेड। एंड थैंक यू सो मच क्षितिज फॉर योर टाइम। एंड जो हमारा पर्पस था वो पूरी तरह पूरा हुआ, रादर ज़्यादा ही हुआ। मुझे ज़्यादा चीज़ें, मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात किया जिस टॉपिक को लोग सिर्फ सोचते हैं कि ये शायद सिर्फ एफटीवी में ही चलता है। एक चीज़ और पूछूंगा लास्ट में, ये वीडियो किन लोगों को देखना चाहिए? ये वीडियो हर उस बच्चे को देखना चाहिए, हर उस इंसान को देखना चाहिए जिनके अंदर सपने देखने की हिम्मत है। क्योंकि प्रोफेशन चूज करना ये आपका काम है, लेकिन सपने दिखाना ये मेरा काम है।
सपने देखोगे तभी सच करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मॉडलिंग करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने सपनों को महत्व दो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।